Hello everyone. Today we are going to start with the new chapter and the new topic. So आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्या क्या थे कांग्रेस के बनने से पहले और कांग्रेस का फाउंडेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन कब और कैसे होता है। तो ये एक मिथ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। सो 1857 से भी बहुत पहले कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थे और 1857 के बाद भी थे। सो अर्ली हाफ ऑफ 19th सेंचुरी को देखा जाए वहां के एसोसिएशंस को, सो दोज एसोसिएशंस वेयर डोमिनेटेड बाय वेल्दी क्लास। 1850 से पहले के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे एंड एसोसिएशंस थे, सो उन पॉलिटिकल पार्टीज में जो डोमिनेशन होता था वो होता था अमीर लोगों का। एंड दीज पॉलिटिकल एसोसिएशंस थ्रू देयर पिटिशंस डिमांडेड, ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी कुछ डिमांड रखती थी ब्रिटिशर्स के आगे थ्रू देयर पिटिशंस फाइल क्या करते थे, रिक्वेस्ट। तो जैसे कि वो डिमांड करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म किया जाए। फिर एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है ब्रिटिश का इंडियंस के लिए, उसमें खुद इंडियंस नहीं है, वो चाहते थे कि इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन हो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। और थर्ड, दे डिमांडेड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। फिर जो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी आता है, समझ लो लगभग आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, सो उन पॉलिटिकल पार्टीज और एसोसिएशंस में जो डोमिनेट कर रहे थे जो लोग, वो एजुकेटेड लोग थे, मिडिल क्लास के इंटेलिजेंसिया पीपल थे। सो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशंस। कांग्रेस से पहले कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, उनका क्या पर्पस था बनने का, या ऑब्जेक्टिव, या फिर क्या नेचर था उनका। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट विल बी पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल। बंगाल में कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन थे कांग्रेस से पहले। तो पहला जो था बंगाल में, द बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, ये 1836 में फॉर्म हुआ था। दिस पॉलिटिकल एसोसिएशन और पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट था जमींदारी एसोसिएशन, या फिर इसको बाद में नाम चेंज करके बोल दिया गया लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ये 1837 में फॉर्म हुआ था टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ताकि जमींदारों का जो इंटरेस्ट है उसे सेफगार्ड किया जाए। और ये क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे ताकि अपना ग्रीवेंसेस को ये ब्रिटिशर्स को बता सके। थर्ड वाज द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इट वाज फॉर्म्ड इन 1843। So the collection and dissemination and condition of people and to secure their rights and interest, इनका यही ऑब्जेक्टिव था कि लोगों का जो कंडीशन है और उनका जो राइट है, उनका हक है, वो दिलाना और उनका इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन भी करना। नेक्स्ट इज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये फॉर्म हुआ था 1851 में। तो ये जो एसोसिएशन है दैट वाज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ब्रिटिश एंड इंडियन एसोसिएशन। ये जो है यहाँ पे चौथा नंबर जो फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ था ये दोनों को मिला के 2+3, यानी जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मिलके बनती है मर्जो के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और ये क्या करती थी, जो 1853 का चार्टर्स एक्ट आया था उसको चेंज करने का डिमांड कर रही थी। तो सर्टेन कुछ अमेंडमेंट्स हुआ था, बाकी सब ऐसे ही रह गया था। नेक्स्ट वाज योर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये फॉर्म हुआ था 1866 में। सो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो फॉर्मेशन हुआ पॉलिटिकल पार्टी का, दिस वाज एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय दादा भाई नारोजी इन लंदन, ताकि इंडियन वेलफेयर को लंदन में भी प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट वाज द इंडियन लीग, 1875 में फॉर्म हुआ था। ये स्टार्ट किया गया था बाय शिशिर कुमार घोष फॉर स्टिमुलेटिंग द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग्स द पीपल, ताकि लोगों में नेशनलिज्म का भाव जाग सके। नेक्स्ट वाज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन। This was formed in 1876 by S.N. Banerjee and Anand Mohan Bose. It aimed to promote by very legitimate means the political, intellectual and material advancement of people. It was later merged with Congress. तो ये फॉर्म हुआ था by S.N. Banerjee और आनंद मोहन बोस के द्वारा। So इनका एक ही एम था, टू प्रमोट क्या, लेजिटिमेट मीन, लीगल मीन से जो पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल मटेरियल एडवांसमेंट है लोगों का,
वो हो सके, और बाद में एक्चुअली ये मर्ज हो जाता है, कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद कांग्रेस में ही मर्ज हो जाता है। सो दिस वर सम पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ बंगाल। लेट्स मूव टू पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बॉम्बे। तो द पूना सार्वजनिक सभा 1867 में इसका फॉर्मेशन होता है। दिस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय एमजी रानाडे, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। गवर्नमेंट और पीपल के बीच में जो भी ब्रिज है, जो भी गैप है, जो कम्युनिकेशन चैनल है, उसको स्टैब्लिश करने के मकसद से द पूना सार्वजनिक सभा को स्टैब्लिश किया गया था बाय एमजी रानाडे। नेक्स्ट वाज द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। दिस वाज established in 1885। ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, दैट वाज स्टार्टेड बाय बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड केती तेलांग। फिर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन मद्रास में भी था, द मद्रास महाजन सभा। ये 1884 में एस्टैब्लिश हुआ था। इट वाज फाउंडेड बाय एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर एंड पी आनंद चार्लू। ये तीनों मिलके मद्रास महाजन सभा का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1884 में। सो दिस वेयर सम ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो कि कांग्रेस से पहले थी। अब ऐसा नहीं थी जो कि स्ट्रगल कांग्रेस ने किया, जो डिमांड्स कांग्रेस ने उठा वो पहली बार उठा रही थी। ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे और बहुत सारे कैंपेन्स हुए थे कांग्रेस से पहले भी, तो वो सब देखते हैं कि कांग्रेस से पहले कौन कौन से कैंपेन हुए थे, पॉलिटिकल कैंपेन्स। तो पहला तो हम लोग पढ़े भी हैं पहले की इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, जब लिटन के समय 1875 में। इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस 1878-79 में। आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट जो लाइसेंस वाला था 78 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने लाया था उसके खिलाफ 78 में। फिर लिटन ने जो एंग्लो अफगान वॉर किया था उसके अगेंस्ट में। फिर इल्बर्ट बिल के सपोर्ट में। फिर वॉलंटियर कॉर्प्स को बैन कर दिया गया था उसको ज्वाइन करने के लिए। फिर ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे और लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाए थे उसके अगेंस्ट में हुआ था कैंपेन। और एक ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए किया गया था। प्लस एक कैंपेन किया गया था ताकि ब्रिटेन में जो इलेक्शन हो वहां पे उस सरकार के लिए वोट किया जाए जो प्रो इंडिया हो, जो इंडिया के फेवर में हो। तो ये सब प्री कांग्रेस कुछ कैंपेन्स थे। अब देखते हैं कि कांग्रेस का फाउंडेशन कैसे होता है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो आइडिया था फॉर्मेशन का ऑल इंडिया कांग्रेस या फिर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने का, तो द फाइनल शेप ऑफ एन आइडिया ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट। एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, उन्हीं का ये आइडिया था, जिनका नाम था A.O. ह्यूम। तो ये क्या करते हैं, पहली बार एक सेशन ऑर्गेनाइज कराते हैं कांग्रेस का। कहाँ पे होता है कांग्रेस का फाउंडेशन? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के लाइब्रेरी में कांग्रेस पार्टी बनती है, और वहां पे उनका पहला सेशन होता है इन बॉम्बे। दिसंबर 1885 में स्टैब्लिश होता है कांग्रेस। तो ये जो फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस था, इसमें 72 डेलीगेट्स आए थे, और इसके जो पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो थे उमेश चंद्र बैनर्जी या बनर्जी, WC बैनर्जी। हेयर आफ्टर, इसके बाद से कांग्रेस हर साल दिसंबर में मिलती थी। कोई ना एक कंट्री का, पूरे इंडिया में किसी एक पार्ट को पे डिसाइड करती थी कि यहाँ पे कांग्रेस का मीटिंग होगा, और एनुअल मीटिंग दिसंबर में हुआ करता था कांग्रेस के सारे मेंबर्स का। तो दादा भाई नारोजी एक्चुअली वो 3 बार बने थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के। 1890 में कदम्बिनी गांगुली नामक एक वीमेन, शी वाज द फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये एड्रेस करती है कांग्रेस के सेशन को। ये सिंबलाइज करता है कि जो वुमेन का कमिटमेंट था फ्रीडम स्ट्रगल में और कांग्रेस में भी। तो इस तरह कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक थ्योरी है कि कांग्रेस जो वाज फाउंड बाय एन इंग्लिशमैन A.O. ह्यूम, जो एक सिविल सर्वेंट थे, IAS अधिकारी थे ब्रिटिश सरकार में, वो फाउंड करते हैं तुम्हारा कांग्रेस का। तो एक थ्योरी होता है कि ये जो कांग्रेस बना था ये ब्रिटिशर जानबूझ के बनवाए थे, ताकि लोगों के बीच में जो रिजेंटमेंट है, जो गुस्सा है, वो कांग्रेस पे निकले, ब्रिटिश से आने से पहले कांग्रेस उसको झेले। सो ऐसे टाइप ऑफ थ्योरीज दिए गए थे जिसे हम लोग फेमसली बोलते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी। देखते हैं ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है। सो ये थ्योरी ये बोलता है कि जो A.O. ह्यूम जो कांग्रेस का फॉर्मेशन किए थे विद द आइडिया कि ये जो प्रूव टू बी ए सेफ्टी वाल्व, जैसे कुकर का सेफ्टी वाल्व जब प्रेशर बढ़ता है और ऊपर वाला सीटी नहीं निकल पाता है तो सेफ्टी वाल्व फट के बाहर आ जाता है अलग तरीके से, ताकि कुकर ना फटे पूरी तरह। तो उसी तरह कांग्रेस को बनाया गया था कि लोगों में जब गुस्सा उबले पूरा,
तो वो पूरा कुकर मतलब पूरा रिवोल्ट की ओर ना चले जाए, बल्कि एक सेफ्टी वाल्व की तरह कांग्रेस वहां पे काम करे। तो इसलिए एओह्यूम कांग्रेस का फॉर्म करते हैं, ये थ्योरी बोलता है। तो फॉर रिलीजिंग द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ द इंडियंस, एओह्यूम एक्चुअली कन्विंस किए थे लॉर्ड डफरिन को इस थ्योरी के हिसाब से कि नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस का फॉर्मेशन को आप रोको मत। लॉर्ड डफरिन उस समय के गवर्नर जनरल थे। और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, जो मॉडरेट्स के बाद आते हैं थोड़े गरम दल वाले, लाइक लाला लाजपत राय, ये बिलीव करते हैं इस थ्योरी में कि इसे जानबूझकर इस तरह ब्रिटिशर्स ने बनाया था। वही मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हैं, और बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेफ्टी वाल्व नोशन। फॉर इंस्टेंस, आरपी दत्त ओपाइंड करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बोर्न टू अबॉट अपराइजिंग इन इंडिया। इंडिया में फिर से 1857 रिवोल्ट जैसा अपराइजिंग हो रहा था, तो उसी को अबॉट करने के लिए, उसी को खत्म करने के लिए कांग्रेस का फाउंडेशन रखा गया था। और जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस हैं, ये बोलते नहीं, ये थ्योरी गलत है, बाय स्टेटिंग दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए नीड टू एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ द इंडियंस। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करते, सेफ्टी वाल्व थ्योरी पे। और ये इनका मानना है कि जो कांग्रेस का जो फॉर्मेशन था, वो एक जरूरत था उस वक्त, ताकि लोगों के बीच में जो इकोनॉमिक डिमांड है, पॉलिटिकल डिमांड है, वो पहुंचाया जा सके ब्रिटिशर्स तक। एक फेमस हिस्टोरियन है बिपिन चंद्रा, कि ये ऑब्जर्व करते हैं कि द अर्ली कांग्रेस लीडर्स, जो पुराने कांग्रेस लीडर्स थे, वो एक्चुअली ह्यूम को यूटिलाइज करते हैं एज ए लाइटनिंग कंडक्टर, दैट इज कि एक कैटलिस्ट के रूप में उन्हें यूटिलाइज किया जाता है, ताकि सारे नेशनलिस्ट फोर्स, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो छोटे छोटे थे और लीडर्स थे, उनको एक साथ लाया जा सके इन द गाइज ऑफ ए सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व के आड़ में सारे को एक साथ लाके एकत्रित करके हम लोग फिर उसके बाद बनवा लेंगे कांग्रेस, ताकि दफरीन भी मान जाएगा क्योंकि ह्यूम उनको मना लेंगे, और फिर हम लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा स्टार्ट करेंगे, ऐसा मानना है बिपिन चंद्रा का। सो दिस वाज सेफ्टी वाल्व थ्योरी फॉर द फाउंडेशन ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। सो कांग्रेस के कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे इसी फॉर्मेशन एंड फाउंडेशन के साथ साथ। तो इनका एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस देखते हैं। फाउंड ए डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाना भारत में, पॉलिटिसाइज करना लोगों को और पॉलिटिकली एजुकेट करना लोगों को, एक हेडक्वार्टर बनाना इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, फ्रेंडली फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करना एमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री के लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन सब के बीच में दोस्ती कराना, फ्रेंडली रिलेशन रखना। डेवलप एंड प्रोपागेट एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी क्रिएट करना लोगों के बीच में जो कि एंटी कॉलोनियल हो, ब्रिटिश के अगेंस्ट हो। Formulate and present popular demands before the government with a view to unify the people over a common economic and political program। अब जो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाते थे, उसके ऊपर जो भी डिमांड है वो गवर्नमेंट के आगे रखना, ताकि लोगों को यूनाइट किया जा सके। डेवलप एंड कंसोलिडेट ए फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग पीपल, लोगों के बीच में एक नेशनल यूनिटी, एक इंडियन वाला भाव लाने का ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का। इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और प्रोविंस, आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो या फिर किसी भी राज्य के हो, आप में एक इंडियन वाला फीलिंग आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का। एंड केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनहुड, इंडियन नेशनहुड को बढ़िया से नेचर करना और केयरफुली प्रमोट करना लोगों के बीच में, ये एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। So this was all about today's lecture. I will end the lecture today इतना में ही, and tomorrow we will begin the moderate phase. So कोई doubt हो you can comment, otherwise thank you for watching my lecture.